तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कंधे के दर्द के मुख्य कारण। तो ये दर्द हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, माने कि दो एज ग्रुप में बांट सकते हैं। एक जो यंगर पेशेंट्स है और जो ओल्डर एज ग्रुप है 50+ ईयर्स, उसमें दोनों में कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे कॉमन रीज़न जो शोल्डर में है कंधे की मांसपेशी का टूटना, तो कंधे के अंदर तो आसपास में मांसपेशियां रहती है, मसल्स रहते हैं, उसको रोटेटर कफ कहते हैं। तो ये मांसपेशी फटने के कई रीजंस हो सकते हैं। कुछ पेशेंट में एज रिलेटेड वेर एंड टेयर, कुछ पेशेंट्स में वो चोट लगने से, गिर जाने से या जर्क लगने से भी टूट सकता है। तो अगर ये मांसपेशी टूट गई है तो उसको क्या, पेशेंट्स को क्या तकलीफ होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो पेशेंट्स को पेन होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स ये एरिया में पेन की कंप्लेन करते हैं। कुछ पेशेंट्स को इतना पेन है कि वो रात को सो भी नहीं सकते, उसकी नाइट में स्लीप डिस्टर्ब होती है। वो पेशेंट, कुछ पेशेंट्स को रात में ज़्यादा दर्द होता है। पेशेंट को कंधा ऊपर करने में दर्द होता है और दर्द के साथ साथ मांसपेशी के फटने की वजह से उसमें वीकनेस आती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे पकड़ के हाथ ऊपर करते हैं, और अगर पेशेंट का हाथ ऊपर है उसको धीरे धीरे नीचे लाने की आप सलाह देते हो, तो ऐसे फटक से हाथ गिर जाता है, जिसको ड्रॉप आर्म कहते हैं। तो मांसपेशी फटने की वजह से पेशेंट्स को उसकी डेली एक्टिविटी, यानी कि बाल बनाने हैं, कुछ ऊपर से कुछ चीज़ उतारनी है या कपड़े पहनने हैं, उसमें दिक्कत आती है, पेन होता है। ये मांसपेशी अगर फट गई है तो उसका डायग्नोसिस 100% एमआरआई से हो सकता है। एमआरआई से पता चलता है कि वो मांसपेशी कौन सी फटी है, कितनी फटी है, कितना गैप हुआ है, उसमें कितना फैट है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट जनरली, वो फुल थिकनेस टेयर है तो अपने आप कभी जुड़ता नहीं है। फिजियोथेरापी वगैरह से वो प्योर 100% क्योर नहीं हो सकता है। उसको दूरबीन यानी कि आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी से उसको वापस जोड़ना होता है, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर कहते हैं। और ये आर्थ्रोस्कोपी सर्जन शोल्डर सर्जन्स करते हैं। ये शोल्डर सर्जन ज़्यादातर ये ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ही हैं, पर जैसे हम लोगों ने उसमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग लिया हो, वो बरसों से वही काम कर रहे हैं, तो ये लोग आपको सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से वो उसका इलाज कर सकते हैं। कुछ सर्जन वो ओपन सर्जरी से भी वो रिपेयर करते हैं। पर ओपन सर्जरी के कुछ डिसएडवांटेज ये है कि पहले आपको जो ऊपर के नॉर्मल, यानी कि ये जो ऊपर के मसल्स है, डेल्टोइड मसल्स, नॉर्मल मसल को पहले काटना पड़ता है, चीरफाड़ करनी पड़ती है। फिर आप अंदर जाके जो मसल टूटे हैं उसको रिपेयर कर सकते हैं। पर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से आप दूसरी अंदर की सारी और चीज़ें भी देख सकते हैं, साथ में उसको भी एड्रेस कर सकते हैं, और आर्थ्रोस्कोपी से उसका रिज़ल्ट 100% आता है। तो आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर ही उसका उचित इलाज है। तो दूसरा रीज़न, वो रोटेटर कफ जैसे इंजर्ड हुआ, वैसे ही इंजरी की वजह से हड्डी के साथ जो मसल जुड़ता है, जिसको ग्रेटर ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, वो टूट जाना या उसमें कंफ्यूजन होना, वो रीज़न भी हो सकता है। यंग पेशेंट्स में गिर जाने की वजह से वो ट्यूबरोसिटी का फ्रैक्चर होता है, या तो उसमें सूजन और कंफ्यूजन आता है। तो उसका सही इलाज दो तरह से हो सकता है। या अगर वो ट्यूबरोसिटी का फ्रैक्चर है, वो खिसका नहीं है, हिला नहीं है, उस अपनी जगह पे है, तो उसको रेस्ट और इमोबिलाइजेशन से वो ठीक हो सकता है। अगर वो ट्यूबरोसिटी का फ्रैगमेंट, टुकड़ा, हड्डी का टुकड़ा अलग हो गया है, डिस्प्लेस हुआ है, तो उसको उसकी जगह पे बिठा के वो एंकर से या स्क्रू से बिठाना है। वो भी दूरबीन से ऑपरेशन वो शक्य है, पॉसिबल है। तो उसका वो सही इलाज है। उसका भी डायग्नोसिस एक्सरे और एमआरआई से हो सकता है। जो थर्ड कॉमनेस्ट रीज़न है वो शोल्डर पेन का फ्रोजन शोल्डर। पर या फ्रोजन शोल्डर सभी शोल्डर पेन को नहीं कह सकते। ज़्यादातर केसेस में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को डिटेल में इवेल्युएशन करने की बजाय शोल्डर पेन है उसको फ्रोजन शोल्डर का लेबल दे दिया जाता है, पर यह सही नहीं है। फ्रोजन शोल्डर मतलब कि जकड़ जाना शोल्डर का, बट उसमें ज़्यादातर केसेस में जो शोल्डर की अंदर की मांसपेशी है, कैप्सूल है, जो लेयर है, उसमें सूजन आती है। ये प्रॉब्लम डायबिटीज़ और थायराइड वाले उसको कॉमन है, आम लोगों को भी हो सकता है। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर में आपकी मूवमेंट जो है कंधे की, वो
रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हाथ ऊपर नहीं उठता है, पैसिवली ऐसे भी उठाओ तो भी नहीं उठता है, पूरी मूवमेंट ऐसे बाहर की ओर, अंदर की ओर, पीछे की ओर सारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। उसमें मांसपेशियाँ जनरली टूटी नहीं होती है, जो ट्रू फ्रोजन शोल्डर कहलाते हैं। जो बाकी केसेस में जैसे कि और कोई प्रॉब्लम है, बस शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, ऐसा डायग्नोसिस लिख के उसका ट्रीटमेंट करना सही नहीं है। पहले उसके अंदर के रीज़न को, क्या एक्चुअल कंडीशन है, उसका डायग्नोसिस ज़रूरी है। तो फ्रोजन शोल्डर लेबल करने से पहले शोल्डर का एमआरआई ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि कोई और रीज़न की वजह से स्टिफनेस या पेन, जकड़न नहीं है, तब जाके वो सही डायग्नोसिस पकड़ पाते हैं। फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट ज़्यादातर केसेस में, मोर देन 95% केसेस में, एक्सरसाइज, दवाई और इनिशियल पीरियड में रेस्ट है। जब पेन थोड़ा कम हो उसके बाद उसका मूवमेंट, फिजियोथेरापी, मोबिलाइजेशन, वो सारा करना है। उससे ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में पेन ज़्यादा हो, स्वेलिंग ज़्यादा हो, अंदर सूजन ज़्यादा हो, तो शोल्डर जॉइंट में इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसका एक सचोट इलाज है, सटीक इलाज है, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपिक आर्थ्रोलाइसिस बोलते हैं, जिसमें दूरबीन से उसमें छोटे होल करके जो मांसपेशी जम गई है, फ्रोज़न हो गई है, उसको रिलीज़ करते हैं और उसके बाद पेशेंट को पूरी मूवमेंट आ जाती है। उसके बाद जो है थर्ड रीज़न, वो है इम्पिंजमेंट। तो इम्पिंजमेंट में क्या होता है, उसमें पेशेंट्स को ओवरहेड एक्टिविटी में पेन होता है। ओवरहेड यानी कि चेस्ट की अबव की एक्टिविटी में। इसमें ये जो कंधे की ऊपर की हड्डी है, जिसको एक्रोमियन बोलते हैं, वो हाथ ऊपर करने के टाइम पर वो जो नीचे के मसल्स जहाँ पे जुड़ते हैं, रोटेटर कफ जहाँ पे जुड़ता है, वो कंधे के गोले के ऊपर का पार्ट, वो वहाँ पे इम्पिंज होता है, टकराता है और पेन होता है। उसमें जो छोटा स्पर, वो हड्डी बढ़ने की वजह से वहाँ स्पर फॉर्मेशन होता है। हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ज़्यादातर इनिशियल फेज़ में वो एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि कभी कभी ये इम्पिंजमेंट का रीज़न सिर्फ वो एक्रोमियन स्पर नहीं होता है, कंधे के मसल्स की वीकनेस की वजह से या इसकी रिदम, स्कैपुला डिस्काइनेजिया हो, तो भी वो इम्पिंजमेंट होने की संभावना रहती है। तो इम्पिंजमेंट है तो उसका डायग्नोसिस के लिए भी एमआरआई आवश्यक है, जिससे हमें पता चले कि कफ में टेंडिनोसिस है या एक्रोमियन स्पर है या हुक जैसा एक्रोमियन है या कोई और वजह है। तो अगर डायग्नोसिस कंफर्म है एक्रोमियन स्पर की वजह से है, तो उसका पहले फिजियोथेरापी, अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो उसका भी दूरबीन से ऑपरेशन यानी कि आर्थ्रोस्कोपी करके वो एक्रोमियन की जो हड्डी का जो प्रोमिनेंट पार्ट है उसको घिसते हैं, जिसको एक्रोमियोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन और एक्रोमियोप्लास्टी से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसके बाद का जो कॉमनेस्ट रीज़न है वो है शोल्डर के अंदर जो सॉकेट रहता है, जिसको ग्लेनोइड बोलते हैं, उसके आसपास की गद्दी, यानी कि लेब्रम में कुछ चोट है। तो वो लेब्रम की चोट ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में कॉमन है, और वो पेशेंट्स जो थ्रोइंग वाले स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, समझो ये क्रिकेट है या तो ओवरहेड एक्शन वाले वॉलीबॉल है, टेनिस प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है, ये सारे केसेस में वो लेब्रम का प्रॉब्लम होता है। वो पेशेंट्स को ये ऐसी थ्रोइंग वाली पोजीशन में पेशेंट को ज़्यादातर पेन होता है और वो ओवरहेड एक्टिविटी में पेन होता है। तो ये लेब्रम टायर है, उसके भी कई टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स जानने के लिए उसका एमआरआई ज़रूरी है, जिससे पता चले वो स्लैब टाइप 1, 2 या 3 या कोई और टाइप। टाइप 1 में ज़्यादातर एक्सरसाइज और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। अगर वो लेब्रम टायर ज़्यादा है तो उसको वापस जोड़ना उतना ही आवश्यक है। अगर हम उसको वापस नहीं जोड़ते हैं तो पेशेंट्स के सिम्टम्स रिकवर नहीं होते, पेशेंट्स खेल नहीं पाते हैं, ओवरहेड एक्टिविटी में पेन रहता है, और आगे जाके वो दरार जो गद्दी में होती है उसमें से जॉइंट का फ्लूइड निकल के वहाँ पे एक सूजन, स्वेलिंग, सिस्ट जैसा बनता है, जिसको पैरालेब्रल सिस्ट बोलते हैं।
और वो आगे जाके आपकी जो नर्व है उसको डैमेज करती है, कंप्रेस करती है और वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अगर टाइप 2 या उससे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला स्लैब टायर है, गद्दी टूटी हुई है, तो उसको दूरबीन से ऑपरेशन करके उसको रिपेयर करना ज़रूरी है और वो 100% क्योर हो सकता है और आगे जाके पेशेंट्स अपने नॉर्मल जो प्री इंजरी लेवल के स्पोर्ट्स है वो खेल सकते हैं। उसके बाद दूसरी एक लेब्रम इंजरी है। समझो कुछ पेशेंट्स को आपने सुना होगा कि वो कंधा उतर जाता है, निकल जाता है। अपने इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को भी कुछ को ये प्रॉब्लम हुआ है। अगर ये कंधा शोल्डर्स बार बार निकल जा रहा है, डिस्लोकेट होता है, तो उस पेशेंट्स में ज़्यादातर केस में वो जो लेब्रम का आगे का हिस्सा है, एंट्रो इंफीरियर लेब्रम जिसको बोलते हैं, वो टूट गया है और उसके साथ साथ आगे की मांसपेशी कैप्सूल से वो स्ट्रेच आउट हो गई। तो पहली बार इंजरी से वो होता है, फिर बार बार बिना इंजरी या स्मॉल मिनिमल इंजरी से भी वो निकल जाता है, कंधा डिस्लोकेट होता है। जितनी बार ये कंधा डिस्लोकेट होता है उतनी बार वो सॉकेट भी घिसता है, बॉल भी घिसता है। तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कंधा एक से ज़्यादा बार निकल रहा है तो उसका दूरबीन से ऑपरेशन शक्य है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और वो दूरबीन से ऑपरेशन करके आगे के जो लेब्रम में टैर है उसको रिपेयर कर सकते हैं। इवन शोल्डर का जो बोल के अंदर भी कुछ पेशेंट्स को खड्डा हो गया है, हिलसैक डिफेक्ट हो गई है, उसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं। और एक अगर प्रॉब्लम हम की बात हम करें यंग पेशेंट्स में, तो वो है कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस। वो यंग या मिडल एज, इवन ओल्डर एज में भी हो सकता है, पर ज़्यादा केसेस में मिडल एज मेल या फीमेल में ये कॉमन है। उसमें पेशेंट्स को एकदम अचानक से बिना कोई रीज़न पेन, कंधे में सीवियर पेन शुरू हो जाता है। पेशेंट सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मानो इतना पेन है। ऐसे अचानक पेशेंट नींद में से उठे और पेन शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को तो हमने ऐसे देखा है, ऐसे कंधे को, आर्म को पकड़ के आते, उसमें जो शोल्डर के अंदर के जो मसल्स है, रोटेटर कफ, उसमें कैल्शियम क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं और वो एक्सरे में भी दिखते हैं। और अगर आपको डायग्नोस करना है उसका सही एक्सटेंट, तो एमआरआई या सीटी स्कैन और इवन सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। तो ये कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस है, उसके दो तरह से इलाज हो सकता है। फर्स्ट ट्रीटमेंट सोनोग्राफी में देख के निडल से उसको छोटे छोटे दाने को ब्रेक करके वॉश आउट करते हैं, जिसको बार्बोटेज या तो नीडलिंग कहते हैं। और सेकंड ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, वो आर्थ्रोस्कोपी करके वो जो कैल्शियम डिपॉजिट उसको दूरबीन से ऑपरेशन करके निकालते हैं और उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है रोटेटर कफ के टेंडन का वीकनेस, टेंडिनाइटिस और टेंडिनोसिस। तो ये जो टेंडन्स है उसका जो नॉर्मल इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो कम होती है, उससे वो वीक होते हैं और उसमें सूजन आती है जिसको टेंडिनाइटिस बोलते हैं, जिसमें ऐसे हाथ ऊपर करने में दर्द होता है। पेशेंट हाथ ऊपर कर सकता है लेकिन एक्सट्रीम मूवमेंट में पेन होता है और सूजन आती है। डायग्नोसिस के लिए फिर भी इसमें एमआरआई तो आवश्यक है ही, जिससे पता चले कि ताकि कोई और मेजर प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ ये टेंडिनाइटिस या टेंडिनोसिस है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इन शोल्डर इज आर्थराइटिस। पर तीन तरह के आर्थराइटिस कॉमन। द फर्स्ट आर्थराइटिस इज ग्लेनोह्यूमरल आर्थराइटिस, जो शोल्डर के जॉइंट के अंदर एक्चुअल जो सरफेस है उसमें घिसाव होने की वजह से होता है। जैसे घुटने घिसते हैं वैसे भी शोल्डर घिसता है। तो उस पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है वो शोल्डर रिप्लेसमेंट है, जोड़ बदल के वो सॉकेट और बोल नया डालते हैं और पेशेंट्स का पेन चला जाता है, मूवमेंट आ जाती है। सेकंड का टाइप का जो आर्थराइटिस है वो है कफ टेयर आर्थ्रोपैथी। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके मसल्स टूट गए हैं, अगर उसका आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आगे जाके वो गोला है वो ऊपर चढ़ने लगता है, ऊपर के बोन, हड्डी, एक्रोमिन के साथ घिसने लगता है और पेशेंट्स को सीवियर पेन होने लगता है और मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है या तो वीकनेस होती है। तो ये पेशेंट्स को हम नॉर्मल गोला डालें तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहता है। इस पेशेंट्स के अंदर के जो रोटेटर कफ मसल्स है वो काम नहीं दे रहे हैं
इसकी वजह से उसमें रिवर्स शोल्डर यानी कि गोले की जगह सॉकेट और सॉकेट की जगह गोला, ये ऑपरेशन करने से ही उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपका रोटेटर कफ आप निगलेक्ट कर रहे हो तो आगे जाके ये बड़ा ऑपरेशन यानी कि रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो थर्ड आर्थराइटिस इज एसी जॉइंट आर्थराइटिस। जो यहाँ पे जो हड्डी है, ये आगे का जो कॉलर बोन है उसको क्लेविकल बोलते हैं, और ये ऊपर का बोन है उसको एक्रोमियन बोलते हैं। तो ये दोनों हड्डी जहाँ जुड़ती है वहाँ बनता है एसी जॉइंट, और उस जॉइंट का आर्थराइटिस होता है उसको बोलते हैं एसी जॉइंट आर्थराइटिस। इस पेशेंट्स को भी कुछ ओवरहेड एक्टिविटी में पेन ज़्यादा रहता है, उसमें कुछ इंजेक्शंस या फिजियोथेरेपी से पेशेंट को आराम हो सकता है। अगर उससे आराम नहीं है तो वो जॉइंट का जो डिस्टल पार्ट है, जिसका क्लेविकल का डिस्टल पार्ट है, उसको हम दूरबीन से ऑपरेशन करके उसको थोड़ा निकालते हैं, घिसते हैं, इसको मम्फोर्ड प्रोसीजर यानी कि डिस्टल क्लेविकल रिसेक्शन कहते हैं। उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है और पेन में पेशेंट्स को आराम हो जाता है। तो ये सारे प्रमुख कारण हैं, मुख्य कारण हैं शोल्डर के, कंधे के दर्द के। इसके अलावा भी और कई सारे रीजंस हैं। अगर आपको शोल्डर का पेन है तो उसको निगलेक्ट ना करें, उसका सही तरीके से डायग्नोसिस करके उसका इलाज करवाएं, ताकि आके जाके आप पेन फ्री रहे और कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थैंक यू।